दोस्तों, 4 पीएम के देश के बाद कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज संजय जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले संजय जी के साथ एक लंबी वार्ता में हम लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी और वो वीडियो आप लोगों ने काफी पसंद किया था। मैं एक बार फिर उन्हीं निष्कर्षों की रोशनी में अर्थव्यवस्था के कुछ दूसरे पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि दरअसल सरकार की दावेदारियां क्या हैं और वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था क्या है। इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि इसका सीधा सीधा ताल्लुक हम लोगों की जेबों से है, हम लोगों की प्रगति से है, हम लोगों की भविष्य से है और हमारी नई पीढ़ी को सही अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी नहीं होगी, उनको पोषण युक्त आहार प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हम लोग बिना सम्मान के साथ 2 जून की रोटी कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, हमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारे घर की छत होगी या नहीं होगी, और छत होगी भी तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये सब बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब इन सब बातों पर चर्चा करते हुए मैं आपको एक किसान नेता के पास ले चलता हूं। इन किसान नेता का नाम है डल्लेवाल। डल्लेवाल के नाम से ये मशहूर है। ये एक अनशन कर रहे हैं और अनशन करते करते मेरे ख्याल से इन्हें 48 दिन हो चुके हैं। डल्लेवाल जी की हालत पहले से ही बुजुर्ग है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनकी वही मांग जो करीब 1 साल से ज्यादा, जिस मांग के कारण किसानों ने दिल्ली को घेरा था। उनकी मांग है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए सरकार को कानूनी गारंटी देनी चाहिए। डल्लेवाल मृत्युशैया पर है, किसी भी दिन उनकी शहादत का समाचार आ सकता है। वो अपना बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, पंजाब सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है, लेकिन दरअसल केंद्र सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। अब डल्लेवाल की इस मांग के ऊपर किसी विशेषज्ञ की राय देने की बजाय, किसी अर्थशास्त्री की राय देने की बजाय, मैं आपके सामने देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर का एक बिल्कुल छोटा सा संपादकीय रखता हूं। बिल्कुल छोटा संपादकीय जो 20-25 पंक्तियों का है। इस संपादकीय को आप सुनिए। इसने बहुत कम शब्दों में कितनी सफाई से इस पूरी समस्या, जिसके ऊपर लंबी लंबी बहसें की जाती हैं, अंग्रेजी हिंदी में लंबे लंबे लेख लिखे जाते हैं, उसका सार तत्व निकाल कर रख दिया है। आप सुनिए। किसान नेता डल्लेवाल 46 दिनों से शंभू बॉर्डर पर अनशन पर हैं। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। 27 दिन में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर सरकार राजी नहीं है। क्या सरकार मानती है कि यह मांग एक विशेष क्षेत्र के किसानों तक ही सीमित है, या प्रकारांतर से यह है कि किसानों की स्थिति अच्छी है? लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य को यह देखना चाहिए कि मांग सही है या नहीं, बजाय इसके कि ये कितने छोटे या बड़े समूह की है, और सही गलत के हिसाब से हल तलाशना चाहिए। किसानों की हालत दशकों से खराब न होती तो पिछले 34 वर्षों में हर 35 मिनट में एक किसान आत्महत्या न कर रहा होता। अगर गेहूं, चावल, चीनी, कपास और प्याज के दाम बढ़े तो सरकार फौरन ही निर्यात रोकती है, फिर जरूरत हुई तो दाम गिराने के लिए आयात करती है। क्या औद्योगिक उत्पादों में भी ऐसी ही नीति है? सरकारी अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार कैसे देश के 23 जिन्सों का सारा उत्पादन एमएसपी पर खरीदेगी। इस तर्क में दोष है। गारंटी मिलेगी तो किसान अन्य फसलों की ओर उन्मुख होगा, यानी दलहन और तिलहन के लिए सरकार को आयात नहीं करना पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी से व्यापारी बाजार नीचे नहीं कर पाएंगे, लिहाजा किसान सरकार की जगह मंडियों में बेचेगा। इस संपादकीय का शीर्षक है एमएसपी विवाद का आखिर स्थायी हल क्या है। शीर्षक में सवाल उठाया गया है और संपादकीय में उसका जवाब दे दिया गया है। जवाब सीधे सीधे सरकार से अपील करता है कि उसे किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के बारे में हमदर्दी से सोचना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे किसानों को ये गारंटी प्राप्त हो। ये संपादकीय ये भी नहीं मानता है कि ये गारंटी की मांग कुछ छोटे से किसानों के एक छोटे से तबके की मांग है। ये अगर किसानों के छोटे से तबके की मांग होती तो उसके आधार पर इतना बड़ा किसान आंदोलन ना चल पाता। देखिए, कोई आंदोलन 1 साल तक चलता है और तमाम सरकारी दमन और अफवाहों का मुकाबला करते हुए चलता है, तो इस बात का सबूत है कि हमारे समाज का कभी मौन और कभी मुखर समर्थन भी उस आंदोलन को प्राप्त है।
ये किसानों की मांग है और सरकार इस मांग को विचार करना तो दूर है, बल्कि सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। डल्लेवाल साहब से कोई संपर्क भी नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार कोई पहलकदमी नहीं ले रही है। अब इस बात का आप उस विषय से जोड़ के देखें, इस पर हम लोगों ने संजय जी के साथ अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए रखी थी। उस वक्त वो चर्चा क्या थी? उस चर्चा का मुख्य विषय ये था कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, यानी कुल जो ग्रोथ रेट था, जो 1 साल पहले नवंबर तक की तिमाही में 8% था, अब वो घटकर 5.4% रह गया है। इस ग्रोथ रेट के आने के बाद में तुरंत सरकार की तरफ से ये उम्मीद भी व्यक्त की गई, लेकिन आने वाली 2 तिमाहियों में ये ग्रोथ रेट बढ़कर 6.5% के आसपास हो जाएगा, 6.4% हो जाएगा। सवाल ये है, मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा ये करना चाहता हूं कि सरकार ने जो उम्मीद बंधाई है, इसकी जड़ में क्या है, इसकी जांच मैं करना चाहता हूं। और हमेशा जब मैं इसकी जांच करूंगा, तो शंभू बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल के अनशन का परिप्रेक्ष्य हमारे सामने होगा कि देश के किसानों के एक बहुत बड़े नेता अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। वो एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, सरकार उसके ऊपर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी समय अनहोनी घटित हो सकती है, उनके प्राण जा सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि सरकार उम्मीद कर रही है कि अगली 2 तिमाहियों में जो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, उसके पीछे कृषि की ग्रोथ होगी। अब आप अंदाज लगाइए कि मामला है क्या, पूरी पेचीदगी है क्या। यानी एक तरफ देश के किसान आंदोलित हैं, उनका नेता अपनी जान देने के कगार पर है, और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारा ग्रोथ रेट गिर गया है, और ये ग्रोथ रेट अगली 2 तिमाहियों में, अगले 6 महीने में इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कृषि के क्षेत्र में उछाल आएगा। थोड़ा सा इतना उछाल आएगा कि लोगों की जेब में वहां पैसे आएंगे और वहां उपभोग की मांग बढ़ जाएगी। जो देश की 70% आबादी है, जो कृषि के क्षेत्र में है, देहातों में रहती है, वो बाजार में जाएगी, वहां से कुछ खरीदेगी, इसलिए अर्थव्यवस्था में एक गति आएगी और फिर से ग्रोथ रेट हमारा बढ़कर 6.5% हो जाएगा। जब प्रोफेसर अरुण कुमार, जो देश के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जब उनसे मैंने इस बात की चर्चा की, तो उन्होंने सरकार की उस उम्मीद को पूरी तरीके से खोखला करार दिया। उनका कहना यह था कि देश का जो जीडीपी है, उसमें कृषि का हिस्सा, देश का कुल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का हिस्सा केवल 14% है। जो सेवा क्षेत्र है, जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसका हिस्सा 55% है। जो उद्योग क्षेत्र है, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, उसका हिस्सा 25% है। अब अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे समझते हैं? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि उसमें 70% आबादी रहती है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है, उद्योग, इंडस्ट्री, जिसका हिस्सा 25% है। यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, उसका जीडीपी में हिस्सा केवल 14% है। जो सेकेंडरी सेक्टर है, उद्योग, उसका जीडीपी में हिस्सा 25% है। और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर है, तीसरे नंबर का क्षेत्र है, उसका हिस्सा जीडीपी में 55% है। यानी अगर 55% और 25% वाले हिस्से में अगर कोई उछाल आता है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो कुल जीडीपी के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन जिस क्षेत्र का हिस्सा जीडीपी में केवल 14% है, वहां पर अगर बढ़ोतरी होती है, तो वहां पर क्या फर्क, वहां पर बहुत कम असर पड़ने वाला है। सरकार की ही बात अगर मान ली जाए, सरकार ये मानती है कि अगले 6 महीने में कृषि क्षेत्र में कम से कम 1.5% की बढ़ोतरी होगी। यानी जिस क्षेत्र का जीडीपी में केवल 14% हिस्सा है, उसमें जब केवल 1.5% की बढ़ोतरी होगी, तो कुल मिलाकर हमारी जीडीपी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। दरअसल हमारे जीडीपी बढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सर्विस क्षेत्र, यानी बैंकिंग, बीमा वगैरह, ये सर्विस क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। यानी दोनों मिलाकर करीबन 80% का निर्माण करते हैं। 55% सर्विस और 25% इंडस्ट्रियल, दोनों मिलाकर जीडीपी के 80% का निर्माण करते हैं। जब तक इस क्षेत्र के अंदर उछाल नहीं आएगा, इसके अंदर उत्पादन नहीं बढ़ेगा,
तब तक ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 5.4 से बढ़कर 6.5 से बढ़कर 6.6 तक पहुंच जाए। अच्छा, अब सरकार ये मान चुकी है कि जो हमारा अर्बन मार्केट है यानी शहरी मार्केट है, वहां पर मांग नहीं बढ़ रही है, वहां पर मंदी है। वहां मांग इसलिए नहीं बढ़ रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहां मांग इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। खुद सरकार का एक ई पोर्टल है, आप कभी ई पोर्टल रखकर गूगल में टाइप कीजिए तो आपके सामने सरकार का ई श्रम पोर्टल खुलेगा। उसके वहां पर 30 करोड़ लोगों ने अपना 30 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। यानी भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल के ऊपर 30 करोड़ लोगों ने, जो कि श्रम के बाजार में, नौकरी के बाजार में खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इनमें से 94% लोग ये बता रहे हैं कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए महीने से कम है। यानी श्रम पोर्टल पर जिन 30 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करा रखा है, उनमें से 94% ये बता रहे हैं कि उनकी आबादी 10,000 रुपए से कम है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जिन लोगों की आमदनी 10,000 रुपए से कम होगी वो किसी तरीके से अपना पेट भरेंगे या बाजार में जाकर अतिरिक्त चीजें खरीदेंगे। तो जाहिर है जब लोगों की आमदनी कम है तो बाजार में मंदी आनी स्वाभाविक है। जो फैक्ट्रियां हैं वो पूरी ताकत पे काम नहीं करेंगी, वो 100% काम नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो 100% काम करेंगी तो जितना सामान बनेगा वो सामान बाजार में बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास आमदनी नहीं है। एक तरफ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको हमारी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी हमें गारंटी दी जाए। सरकार वो देने के लिए तैयार नहीं है। उद्योगपति ये चाहते हैं कि सरकार इस तरह के कदम उठाए ताकि मंदी खत्म हो। मंदी तब खत्म होगी जबकि लोगों की जेब में पैसा जाएगा। 70% आबादी उस सेक्टर में रहती है देश की जिसके प्रतिनिधि किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। एक किसान नेता जान देने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था किस मुकाम पर खड़ी हुई है। 30 करोड़ लोग जो ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, उनके 94% लोगों का मानना यह है कि उनका कहना यह है कि उनकी आमदनी केवल 10,000 रुपए प्रति महीने या उससे भी कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है, उसकी जो वृद्धि दर बढ़ने की भविष्य में कोई संभावना नहीं है। वृद्धि दर बढ़ने के रास्ते में और भी कई रोड़े हैं, उन रोड़ों का भी यहां पर जिक्र करना जरूरी है। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी है। हम लोग इस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि एक विषम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हमारी आंखों में आंखें डालकर देख रही है, और उस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को विषम बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ले लेंगे और उन्होंने पहले ही से ऐलान कर रखा है कि वे चीन, भारत, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। यानी उनके साथ जो व्यापार है अमेरिका का, उस व्यापार के ऊपर वो काफी टैक्स लगाने वाले हैं। वो चीन, भारत, मैक्सिको और कनाडा को टैरिफ किंग बोलते हैं। उनका कहना है कि इनके ऊपर वो रोकें लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, और उनके प्रतिबंध ऊंचे करों के रूप में होंगे। अगर अमेरिका ने भारत के साथ में टैरिफ वार छेड़ दिया तो क्या होगा? हम लोगों का जो निर्यात है उसके ऊपर और चोट लगेगी, और उससे हमारे यहाँ मुद्रास्फीति और बढ़ेगी और दिक्कतें और ज्यादा पैदा होंगी। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर अरुण कुमार ने इसका एक हल बताया है। उस हल की ओर हमें गौर करना चाहिए। इस हल की तरफ इशारा हमने संजय जी के साथ जो पिछली बातचीत की थी
उसमें भी किया था। उनका हल यह है कि देश में 100 लोग 100 लोग जो कि नौकरी के बाजार में हैं, उनमें से 94 लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र। ये जो ग्रोथ रेट है ये संगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट है। इस ग्रोथ रेट में गिरावट देखी गई है वो संगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की गिरावट है। जब संगठित क्षेत्र भी गिर रहा है और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े सरकार, में एक बार फिर कह रहा हूं, असंगठित क्षेत्र के आंकड़े सरकार जमा नहीं करती। आंकड़े जमा न करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो जीडीपी पेश किया जाता है, कुल घरेलू उत्पाद पेश किया जाता है, और जो वृद्धि दर पेश की जाती है, ग्रोथ रेट पैदा किया जाता है, उसके आंकड़े सही होकर नहीं आते। तो हम लोग हमेशा गलत आंकड़ों के आधार पर अपने आर्थिक अनुमान लगाते रहते हैं। और जो सरकारी अर्थशास्त्री हैं और नीति निर्माता हैं, वो भी जनता के सामने गलत आंकड़े पेश करते रहते हैं। इसके पीछे एक खास तरह का मकसद होता है, जो मेरी समझ में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग, यानी जो अपने आप को ही हराने के लिए की जाने वाली कार्रवाई है। यानी आप अपने पैरों पे ही इस बात के लिए कुल्हाड़ी मारते हैं। आप जरा सोचिए, जिस सेक्टर में देश की 94% श्रम शक्ति लगी हुई है, अगर उस सेक्टर को सरकार मदद दे, उस सेक्टर में थोड़ी प्रगति हो, थोड़ा उसमें उछाल आए, वहां लोगों की आमदनी बढ़े, उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिले, तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा। पैसा आएगा तो बाजार में आएंगे, चीजें खरीदेंगे, और कुल मिला के उससे संगठित क्षेत्र को भी फायदा होगा, कारपोरेट सेक्टर को भी फायदा होगा उससे। और कारपोरेट सेक्टर को फायदा होगा, असंगठित क्षेत्र भी गति करेगा, संगठित क्षेत्र भी गति करेगा, और दोनों मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। इससे सरकार को राजनीतिक लाभ होगा। जनता जब खुशहाल होगी तो जनता सरकार को हमदर्दी की निगाह से देखेगी, प्रशंसा की निगाह से देखेगी। जब वोट डालने का समय आएगा तो वो जाएंगे और गा बजाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आएंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार की नीति क्या है? सरकार की नीति यह है कि केवल कारपोरेट सेक्टर के हित के लिए नीतियां बनाई जाए, और गरीब आदमी जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, उसको कुछ रियायती दरों पर कुछ स्कीमें बनाकर, लाभार्थियों की एक दुनिया बनाकर उसके सामने कुछ टुकड़े फेंक दिए जाए। किसी को 1000 रुपए की रियायत पहुंच जाए, किसी को 2100 रुपए की रियायत पहुंच जाए, किसी को 2500 रुपए की रियायत पहुंच जाए, किसी को साइकिल दे दी जाए, किसी को कुछ दे दिया जाए, किसी को कुछ दे दिया जाए, किसी को थोड़ा सस्ता रहने का शौचालय बनवा दिया जाए, टूटा फूटे घर बनवा दिए जाए। ये इस प्रकार उनके लिए ये है। और जो संगठित क्षेत्र है, सारी नीतियां संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में यह हुआ है कि हम लोगों के आर्थिक जीवन, जो आर्थिक चक्र है, इसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं, ये आर्थिक जीवन बुरी तरह विकृतियों का शिकार हो गया है। इसमें झूठे आंकड़े तैर रहे हैं। लगातार हम लोगों के सामने मीडिया की मदद से एक सुनहरा दृश्य पेश किया जाता है, और हमें बताया जाता है कि अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, अगले कुछ दिनों में स्थिति और बेहतर हो जाएगी। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? देश का जो ग्रोथ रेट था वो तकरीबन 8% था, और वो घटते घटते कोविड के ठीक पहले 3% तक गिर गया था। कोविड के बाद भी जो आंकड़े आए, जिनमें लगातार इस ग्रोथ रेट को बढ़ा हुआ दिखाया गया, वो वास्तव में वो ग्रोथ रेट नहीं था जितना सरकार दिखाती है। गलत आंकड़े देकर उन आंकड़ों को फुलाकर दिखाने का सरकार ने एक हथकंडा खोज लिया है। यह हथकंडा भी इन्होंने चीन से सीखा है। आगे अब लोग कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि चीनियों ने चीन किस तरह भारत का शिक्षक बना हुआ है इस मामले में। वास्तव में स्थिति यह है कि जिस ग्रोथ रेट को ये 5.4% कहते हैं, 5.4% कहते हैं, वो वास्तव में ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5% ही है, क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र में जो गिरावट हुई है वो इसके अंदर घटाई नहीं गई है। असंगठित क्षेत्र लगातार गिर रहा है। हमने पिछली बार भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के ऊपर धक्का लगा नोटबंदी का 2016 में, जो नरेंद्र मोदी की ही करनी थी। उसके बाद संगठित क्षेत्र पर धक्का लगा कोविड की वजह से असंगठित क्षेत्र पर धक्का लगा, और उसके बाद में जो जीएसटी इस तरह बनाकर थोपा गया, उससे संगठित क्षेत्र को तीसरा धक्का लगा।
आज असंगठित क्षेत्र जो 94% लोगों को रोजगार देता है, बहुत बुरी स्थिति में है। अगर हम प्रोफेसर अरुण कुमार के सुझावों पर गौर करें, तो सरकार को चाहिए कि वो अपनी नीतियों के अंदर एक रेडिकल परिवर्तन करे। वो संगठित क्षेत्र को जोर देने की बजाय उनकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी की जाए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। उसे असंगठित क्षेत्र के लिए नीतियां बनानी चाहिए, अपनी पूरी विशेषज्ञता और सारे संसाधन असंगठित क्षेत्र के ऊपर खर्च करना चाहिए, ताकि 100 में से 94 लोगों को रोजगार देने वाला ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर मजबूत बने, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो। वहां पर जो भी उद्योगपति है, अब इस क्षेत्र में बहुत सारे, इस क्षेत्र में से प्रेशर कुकर बनते हैं, वो आपको असंगठित क्षेत्र में बनते हैं। टेक्सटाइल का काम इस असंगठित क्षेत्र में काफी होता है, और भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र इसमें श्रम आधारित उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, वो असंगठित क्षेत्र में मिलता है। असंगठित क्षेत्र को जब तक सरकार मजबूत नहीं करेगी, अर्थव्यवस्था में आया हुआ कोई भी उछाल, कोई भी बताया जाने वाला, दावा किया जाने वाला कोई भी उछाल असली नहीं होगा। वो आंकड़ों को फुलाने के जरिए एक सुनहरी तस्वीर पेश करने का प्रपंच करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की असलियत है, और इस असलियत को ध्यान में रखते ही हमें सरकार द्वारा की गई किसी भी दावेदारी पर गौर करना चाहिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।